सामीन इकराम अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान 22 अगस्त सन 2025 शहर कराची पाकिस्तान में मुक़ीम हमारे ऐद की मारूफ़ अफ़साना निगार मोहतरमा इफ़्फ़त नवीद साहिबा ज़ौजा मीर अहमद नवीद साहिब, हर दो ज़ौजैन हमारे अहले क़लम में मौला सलामत रखे। मोहतरमा इफ़्फ़त नवीद साहिबा के यौम विलादत के मौके पर इनका एक अफ़साना कोख का अदल बदल लेकर कराची पाकिस्तान से आपका मेज़बान सरफराज आबिदी हाजिर खिदमत है। सबसे पहले तो इनके लिए ढेरों दिली दुआएं। सलामत रहिए मोहतरमा इफ़्फ़त नवीद साहिबा, आपके खाविंद माशाल्लाह अहले हाज़िर के मारूफ़ सीनियर शायर हैं जनाब मीर अहमद नवीद साहिब, और आप ख़ुद बहुत अच्छी अफ़साना निगार हैं। 22 अगस्त 1971 दुनिया में तशरीफ़ लाई। ड्रामा निगार, शॉर्ट स्टोरी राइटर, अफ़साना निगार। मोहतरमा इफ़्फ़त नवीद साहिबा का अफ़साना पेश करने से कबल डॉक्टर औजे कमाल साहिब मानामा दुनिया अदब कराची पाकिस्तान के मुदीर और साबिक़ चेयरमैन शोबा इब्लाग़ आमा वफ़ाक़ी उर्दू यूनिवर्सिटी कराची पाकिस्तान की एक तहरीर है कि इफ़्फ़त नवीद साहिबा का बेबाक व बेलाग अफ़सानों का मजमुआ रद्दी मेरी नज़र में। तहरीर डॉक्टर औजे कमाल मानामा दुनिया अदब कराची के मुदीर। तहरीर फरमाते हैं कि हम जब गुरु से नमाज़ पढ़ने की ज़िद करते, उसका एक ही जवाब होता, कमबख्तो तुम्हें नमाज सिखाएगा कौन, मुझे तो आती नहीं, और तुम टोपी रख कर नमाज़ पढ़ोगे कि दुपट्टा ओढ़ कर। उसने मुझे 2 थप्पड़ मारे। कहने लगी, अरे नमाज़ पढ़ना मर्दों का काम है, औरतों की तरह घर में नमाज़ पढ़ी तो किसने देखा? अल्लाह तो देख रहा है, मैंने डरते डरते कहा। जब हम माँ की कोख में थे तब उसने ना देखा तो अब क्या देखेगा? 2 हिजड़ों के इन मुकालमों को अफ़साना बांझ में पढ़ कर गोया मैं तो सकते में आ गया। डॉक्टर औजे कमाल साहब तहरीर फरमा रहे हैं कि 2 हिजड़ों के इन मुकालमों को अफ़साना बांझ में पढ़ कर गोया मैं तो सकते में आ गया कि पाकिस्तान के इस जंग ज़दा समाज में ये सतरें लिखना किसी आम जहन के तख्लीक़कार का काम नहीं है। अगर ये सतरें 1930 से 1970 के दरमियान लिखी जाती तो तरक्की पसंद निसाई उदबा बशमूल इस्मत चुग़ताई, क़ुर्रतुल ऐन हैदर, रशीद जहाँ, खदीजा मस्तूर, हाजरा मसरूर, मुमताज़ शीरी और दीगर अफ़सानों के ज़ेर नज़र मजमुए रद्दी की अफ़साना निगार इफ़्फ़त नवीद को हाथों हाथ लेती तो दूसरी जानिब घुटन और जंग ज़दा माहौल को उस्तवार रखने के अलमबरदार भी कदगन लगाने में कोई कसर ना छोड़ते। डॉक्टर औजे कमाल साहब की तहरीर जारी है। फरमाते हैं कि 200 से ज़्यादा ममालिक की कतार में पाकिस्तान उस आखिरी सफ़ में शामिल है जहाँ रोशन जहन औरत अपने हुकूक़ के हुसूल की जंग लड़ रही है और पसमानदा जहन का मर्द अपनी फ़रसुदा रिवायात, अक़दार और रसूमात के दिफ़ा में आपे से बाहर हो रहा है। मोहतरमा इफ़्फ़त नवीद साहिबा का अफ़सानवी मजमुआ रद्दी के बारे में डॉक्टर औजे कमाल तहरीर फरमाते हैं कि रद्दी में मुझे जा बजा ऐसी सतरें पढ़ने को मिली हैं जो हकीकत पर मबनी हैं। अफ़साना निगार उठते बैठते चलते फिरते हर मकाम को तनक़ीदी निगाह से मुशाहदा करते आगे बढ़ती नज़र आती हैं। इसी अफ़साने बांझ में उन ख़वातीन व हज़रात पर भी तनक़ीद की गई है जिन्होंने अदब में तो कोई मोतबर मकाम बनाया नहीं, ताहम अपने नाम की सड़कें ज़रूर अलॉट करवा ली हैं, जबकि ये अवामी कबूलियत के बाद ही अता की जाती हैं। इफ़्फ़त मज़ीद लिखती हैं कि दुनिया में बुज़दिली से जीने वाले ऐसी सड़कों को बग़ैर किसी कागज़ के अपने नाम करके पैसा कमाते हैं। उनके बाज़ अफ़सानों में ऐसे इशारे भी हैं जो अदबी समाज में मौजूद अदीबों का पता देते हैं, जैसे किसी मर्द और औरत कारी का किसी कलमी जनाना तख्लीक़कार पर फ़िदा हो जाना और फिर असलियत खुलने पर
उसको छोड़कर किसी और ज़नाना कलमी तख्लीक़कार को अपना लेना। एक ज़माना था जब मर्द तख्लीक़कार ज़नाना कलमी नाम इख्तियार करके बहुत अरसे तक बदरिया ख़ुतूत इश्क चलाया करते थे और ख़वातीन की ज़िंदगियाँ ख़राब करते थे। मोहतरमा इफ़्फ़त नवीद के अफ़सानवी मजमूए रद्दी के बारे में तहरीर जारी है। डॉक्टर औजे कमाल साहब की तहरीर फरमाए कि रद्दी में कुल 27 अफ़साने हैं और हर एक की कहानी समाज ही से कशीद की गई है। कुछ किताबें उलट पलट कर महज वरक़ गर्दानी के लिए होती हैं और कुछ तहरीरें कारी को अपनी जानिब खींचती हैं। मैंने बेशुमार अफ़साने और कहानियाँ पढ़ी हैं, लेकिन जिन किताबों ने मुझे अपनी जानिब खींचा है वो बिला खौफ व तरदीद मेरे छोटे भाई डॉक्टर बुलंद इकबाल का अफ़सानों का मजमुआ फ़रिश्ते के आंसू, साइमा समीम का रदाली और इफ़्फ़त नवीद का रद्दी है। जिन अफ़साना निगारों, नावल निगारों और शायरों को हमा वक्त मसरूफ़ रखा गया है और शोहरत के बामोदर उन पर वाह किए गए हैं, वो किसी न किसी अदबी इदारे से वाबस्ता रहते हैं। वाबस्तगी की एक टेक्निक है जो हर एक के बस की बात नहीं। अगर किसी फ़नकार या तख्लीक़कार को किसी इदारे से पीठ लगाकर खड़े होने का मौका दे दिया जाता तो तमाम तर मसरूफ़ियत उसके हिस्से में आ जाती और यूँ ही वो दीवार गिरती है, फ़नकार या तख्लीक़कार लड़खड़ा कर गिर जाता है। बाज़ शख्सियात भी इदारे का दर्जा रखती हैं। हमारे मुल्क के वो तख्लीक़कार बहुत फ़ायदे में हैं जिन्हें अकादमी अदबियात पाकिस्तान, अल-हमरा, मजलिस तरक्की अदब, आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान जैसे इदारों की दीवारें मैसर आ गई हैं। हर तकरीब में उनका हिस्सा होता है, गोया कोटा होता है। इफ़्फ़त नवीद को पीठ लगाने के लिए दीवार मैसर नहीं है, इसलिए उनका सफ़र आहिस्ता रवी का शिकार है। हर तख्लीक़कार अपना मुशाहिदा अपने अफ़सानों के ज़रिए क़ारीन तक पहुँचाता है। धुतकार अफ़साने में उनकी ये मुशाहिदाती सतरें ज़िंदगी से कितनी करीब हैं कि ज़िंदगी महज अपने पैर चटवाने का नाम नहीं। ज़िंदगी में लोग दो ही तरह के काम करते हैं, या तो पैर चाटते हैं या पैर चटवाते हैं। जो ये नहीं करते ज़िंदगी उन्हें चाट जाती है। मैंने इदारों से ताल्लुक़ जोड़ने की जो बात की थी वो इस अफ़साने धुतकार में आया है। एक जगह कुत्तों पर गुफ्तगू करते हुए लिखती हैं कि एक इंसान जो अपनी तवील उम्र में बस अशिया को पलटता ही रहता है, उलटता पलटता ही रहता है, ये कुत्ते उनसे कहीं कम मुद्दत में सब कुछ देखकर, सोचकर और दुनिया पर भौंक कर चले जाते हैं। इफ़्फ़त नवीद अलामत और इस्तिआरे के इस्तेमाल से कमा हक़्क़ुहु वाक़िफ़ हैं। उनकी भी इज़्ज़त रह गई, अपना भी काम हो गया कि मिस्दाक़ इफ़्फ़त में अलामती बेबाकी कूट कूट कर भरी है। बाज़ मौज़ूआत ऐसे भी हैं जिन्हें मुजरिमाना ज़हन भी सोच नहीं सकता, ताहम ज़रूरत ईजाद की माँ है कि मिस्दाक़ इफ़्फ़त ने ऐसे मौज़ू पर भी अफ़साना लिखा है जिसका नतीजा आसान नहीं था। यह अफ़साना कोख का अदल बदल है। जी सामीन इकराम, यही वो अफ़साना है जो हम पेश करेंगे इस तहरीर के बाद। डॉक्टर औजे कमाल साहब की तहरीर जारी है कि खाली खुली जहन का कारी इफ़्फ़त नवीद के अफ़सानों का कारी नहीं हो सकता। जिस सतह पर इफ़्फ़त सोच रही होती हैं, कारी को भी उस सतह पर आना लाजमी होता है, वगरना अफ़साना उसकी समझ से बाला तर रहेगा। बिदत में एक मुशाहिदाती रंग आमेज़ी इस तरह की गई है कि क़ब्रों पर किए गए नफ़रत के इजहार को शिर्क कहेंगे या वहदानियत। अगर रब को मोहब्बत कबूल नहीं तो नफ़रत कैसे कबूल कर लेता है। अफ़साने में तीन ही बातें होती हैं, अव्वलन कहानी, दोम कहानी में अफ़सानवी रंग आमेज़ी और मुशाहिदात, और सोम नतीजा जो कारी की सोच से आगे हो और वो मज़ीद पढ़ने के लिए सफ़ा पलटे तो मालूम हो कि कहानी ख़त्म हो गई और वो दोबारा आखिरी सतरें मुकालमे या पैराग्राफ पढ़ने पर मजबूर हो जाए, तब कहीं जाकर कहानी अफ़साने का रूप धारती है। अफ़साने का इख्तितामिया आसान नहीं होता कि कारी यक लख्त समझ जाए। अफ़साना निगार की गिरफ्त हमेशा ऐसे नतीजे पर होगी जो अवामुन्नास ना हो। आखिर में एक अफ़साना इंतज़ार का ज़िक्र ज़रूरी है जिसमें मुकालमा है न कहानी।
कुछ है तो एक एहसास जो हर फ़र्द के साथ चलता है। अगर किसी की महसूसात अमीक़ हैं तो वो उसे ज़रूर समझेगा, वगरना कोई रद्द अमल नहीं देगा। सामीन इकराम, डॉक्टर औजे कमाल साहब की तहरीर का आखिरी पैरा मोहतरमा इफ़्फ़त नवीद अफसानवी सुतूनों के 50 साल बाद सामने आई हैं, जहाँ उन्हें सराहने वाले सुतून मंटो, नदीम बेदी, कृष्ण, अस्मत, ऐनी आपा और दीगर मौजूद नहीं हैं। उनके अफसाने, तमाम अफसाने इस घुटे हुए माहौल के हैं जहाँ अफसाने के ये अजीम सुतून सांस ले रहे थे। ये अफसाने उस वक्त सामने आए हैं जब कारी का किताब से रिश्ता टूट चुका है। कारी की आखिरी पसंद किताब नहीं रही। सोशल मीडिया भी अफसाने का आम कारी पैदा करने में नाकाम है। सूरत हाल ये है कि तख्लीक कार अब सिर्फ तख्लीक कार को ही पढ़ रहा है, जबकि गैर तख्लीक कार तख्लीक नहीं पढ़ रहा है। नस्र के आखिरी सुतून इंतज़ार हुसैन और शमसुर रहमान फ़ारूक़ी के काम पर आम कारी की कोई राय नज़र नहीं आती। जो कह और लिख रहे हैं वो सब तख्लीकी निसार हैं। आज के नक्काद को आज के तख्लीक़कारों ने झटक दिया है, और जिस समाज में नक्कादों को ये कह कर कि इन गैर अदबी लोगों का अदब में क्या काम, वहाँ पहले नस्र का ख़ात्मा हुआ है और अब शायरी का नंबर है। आम कारी अलामत और इश्तिहारे से वाक़फ़ियत नहीं रखता। नए अफसाना निगार और शायर जब तक आम कारी के हमरा चौपाल नहीं सजाएंगे, असनाफ़ अदब को दवाम मिलने वाला नहीं। हमें एक नहायत कामयाब तख्लीकी फ़नकारा इफ़्फ़त नवीद और उन जैसे दीगर को ज़िंदा रखने के लिए ड्राइंग रूम से बाहर निकलकर चौपाल में मजमा लगाना होगा। इफ़्फ़त नवीद के अफसाने आम कारी को दोबारा जमा होने का ज़रिया बन सकते हैं। तहरीर जनाब डॉक्टर औजे कमाल साहब, मुदीर मानामा दुनिया अदब, कराची पाकिस्तान, साबिक़ चेयरमैन शोबा इब्लाग़ आम्मा, वफ़ाक़ी उर्दू यूनिवर्सिटी कराची पाकिस्तान। मोहतरमा इफ़्फ़त नवीद हमारी अफसाना निगार जिनका आज यौम विलादत है, इनके बेबाक और बेलाग अफसानों का मजमुआ रद्दी पर ये मज़मून आपकी समाअतों तक मुंतकिल हुआ। अब ये तमहीद जो बांधी गई है, जिस अफसाने का ज़िक्र जनाब डॉक्टर औजे कमाल साहब ने भी फरमाया, वही अफसाना पेश खिदमत है। आज मोहतरमा इफ़्फ़त नवीद साहिबा का यौम विलादत है। इन्होंने कोख का अदल बदल अफसाना तहरीर फरमाया। 12 अप्रैल सन 2025 का ये अफसाना तहरीर फरमाती हैं कोख का अदल बदल में कि शहर की आबादी से मीलों दूर दुश्वार गुजार रास्तों से गुज़र कर धन आबाद गाँव की हद शुरू होती थी। चंद 100 नफूस पर मुश्तमिल उस गांव में लोग अपनी मदद आपके तहत फितरी उसूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते थे। गांव के लोगों का ज़रिया मुआश खेती बाड़ी था। कुछ लोग शहर में जाकर नौकरी भी करते थे। साल 2 साल बाद पैसा कमाकर गांव आते तो उनकी बड़ी आवभगत की जाती। शहर में जूतियों की नोक पर रहने वालों को सर आँखों बिठाया जाता। बस यही एक बात उनके शहर लौटने पर मजबूर कर देती थी। यहाँ कोई अस्पताल या डॉक्टर नहीं था। लोग कुदरत और किस्मत के रहमो करम पर थे। अस्पताल शहर में था और मरीज़ को शहर ले जाना कोई आसान काम नहीं था। मीलों पैदल चलने के बाद उन्हें कच्ची सड़क पर तांगे और गदा गाड़ियाँ नज़र आती। उन पर सवार होकर बस अड्डे पर पहुँचते और बस में बैठकर 4 घंटे बाद वो शहर की हुदूद में दाखिल होते। शदीद बीमार होकर जब मरीज़ बेहोशी की हालत में पहुँच जाता, तभी उसे अस्पताल ले जाने के इंतज़ामात किए जाते। गांव के बासियों को शहर जाना बहुत अच्छा लगता था, मगर उसका मौका उन्हें किसी मरीज़ के बिस्तर मर्ग पर आ जाने की सूरत ही में मिलता था। किसी को अस्पताल ले जाना हो या किसी को अस्पताल देखने जाना हो, ये उनके लिए सबसे बड़ी तफरीह थी। शहर के लोगों को मरऊब करने के लिए अपना बेहतरीन लिबास ज़ेब तन करते, ज़रूरत भर खाने पीने की अशिया साथ लेते और मरीज़ को चारपाई पर डालकर रवाना हो जाते। सारे सफ़र के दौरान वो मरीज़ की हालत से बेखबर रहने की कोशिश करते। मबादा मरीज़ की हालत बेहतर हो जाए या कहीं वो मर जाए, ऐसी सूरत में उन्हें आधे रास्ते ही से लौटना पड़े और उनकी पिकनिक अधूरी रह जाए। और अगर मरीज़ अस्पताल में दाखिल हो जाता तब तो गांव भर के मज़े आ जाते। गांव की औरतें और बच्चों के लिए शहर जाने का बहाना
हाथ आ जाता। वो गांव से शहर जाने के लिए खुशी खुशी तैयार हो जाते। औरतें गहरे लाल रंग की सुर्खी होठों और गालों पर लगाकर शर्माई रहती, ऊंची हील की सैंडल अपने सामान के साथ ज़रूर रखती, जो वो अस्पताल के गेट पर ही पहन लेती, और ठक ठक करती किसी की रहनुमाई में अपने मरीज़ के कमरे तक इतराती हुई पहुंच जाती। धन आबाद गाँव में एक ही तजुर्बाकार दाई थी जो हामिला औरतों के मामला देखा करती थी। कुछ सालों से वो जुनून के मर्ज़ में मुब्तला थी। दिन के औकात में अगर औरतों को ज़रूरत पड़े तो कोई औरत मिल ना पाती थी, क्योंकि सारी औरतें खेत में कटाई करती। नसीबा 15 बरस की थी। नसीबा 15 बरस की थी जब उसने एक बच्चे को जन्म दिया, मगर कोख उसकी नहीं, उसकी माँ की थी। वो इतनी बड़ी ज़रूर हो गई थी कि बच्चा पैदा कर सकती थी। नसीबा की नानी गांव में थी और उसकी दादी गुजर चुकी थी। मिट्टी के अचानक दर्द शुरू हुए तो उसने नसीबा को ही अपने करीब बैठा लिया। जब मिट्टी की दर्द में डूबी फंसी फंसी कराहों में अचानक ही ज़ोरदार चीख नसीबा ने सुनी तो वह हैरान रह गई। बच्चा देने से पहले बिल्कुल ऐसी ही चीख उसकी बकरी के मुंह से भी निकली थी। तकलीफ का अमल इंसानों और जानवरों में कितना यकसा है। माँ का चेहरा तकलीफ़ की शिद्दत से स्याह पड़ गया था। अचानक दूसरी भयानक चीख के साथ ही गोश्त का एक नन्हा लोथड़ा उसकी आंखों के सामने था। मिट्टी ने अपने तकिए के नीचे हाथ डालकर एक कैंची उठाई और नसीबा की तरफ उछाल दी। नसीबा ने सवालिया नज़रों से माँ को देखा। अलग कर इसको, अलग कर इसको, मिट्टी ने बेजारी से कहा। नसीबा को अब भी कुछ समझ ना आया। इसकी डोर काट दे, मिट्टी बोली, इसकी डोर काट दे। उफ, नसीबा लरस गई, लेकिन ये काम तो करना ही था। उसने नाफ काट कर बच्चे को माँ से अलहदा किया। ढेरों खून फर्श पर बह रहा था। मोटे मोटे खून के लोथड़े। उसे सख्त कराहियत महसूस हुई। माँ भी बकरी ही है। उसने हक़ारत से माँ को देखा। उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ मगर समंदर की तरह पुरसुकून हो चुका था। माँ ने हाथ की उंगलियों को नचाकर बच्चे की तरफ इशारा किया, मगर वो कुछ न समझी। माँ ने कांपते हुए होंठ हिलाए। क्या है? नसीबा ने नंगे पड़े हुए बच्चे की टांगों के बीच में देखा। लड़का है माँ, उसने बेजारी से कहा, क्योंकि वो जानती थी कि उसे ही अब ये गंद साफ करना पड़ेगा, जिस तरह अपनी बकरी का किया करती थी। लड़के का सुनकर मिट्टी के चेहरे पर खुशी की लहर आ गई। वो मुस्कुराने लगी। नसीबा ने उसे गौर से देखा। उसकी माँ लड़के बनाने की फैक्ट्री थी जो कई सालों से लड़के बनाकर निकाल रही थी। नसीबा उसे मुस्कुराते देखकर चिढ़ गई। सिवाय उसके उस घर में सभी लड़के थे। मिट्टी ने ये 7वां लड़का पैदा किया था और हर लड़के पर पहले से ज़्यादा खुश होती थी। नसीबा को आज से पहले अंदाज़ा नहीं था कि बच्चे ऐसे पैदा होते हैं। जब कभी माँ के बच्चा पैदा होता वो समझती कि छत से टपक पड़ता होगा। जब ज़रा बड़ी हुई तो ख्याल आया कि उसकी नानी माँ का पेट काट कर बच्चा निकालती होगी। मगर तौबा, माँ और बकरी में तो कोई फ़र्क ही नहीं, बल्कि माँ और ये बच्चा तो बकरी और इसके बच्चे से कहीं ज़्यादा गलीज़ हैं। उसे उल्टी आने लगी। बकरी का बच्चा तो पैदा होते ही खड़ा होने की कोशिश करता था। थोड़ी देर बाद ही वो लड़खड़ा कर चलने लगता और 2 घंटे के अंदर ही वो उछलने कूदने लगता। वो मनहूस तो बस रोए ही जा रहा था। उसने फर्श पर पानी बहाकर झाड़ू उठा ली। मिट्टी भी कराहती हुई उठ बैठी। मौत को शिकस्त देकर बच्चा जनना, दर्द सहना, दर्द में रहना उसके लिए जैसे मामूल की बात थी। उसने संभल कर दोनों हाथों से बच्चे को उठाया और उसे अपने पैरों पर रख कर उसके सर पर पानी डालने लगी। धड़ 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 धड़ाधड़ दरवाजे पर हथौड़े बरस रहे थे। बच्चों के शोर की आवाज़ें बुलंद होती जा रही थीं। नसीबा जल्दी जल्दी फर्श पर हाथ चलाने लगी। दरवाज़ा खोल दे नसीबा, वरना ये मुर्दार दरवाज़ा तोड़ डालेंगे। मिट्टी ने बच्चे के सर पर तौलिया रख कर कहा और सर्दी के मारे बच्चा कांप रहा था। अब उसकी आवाज़ भी बंद हो गई थी। मिट्टी ने अपना दुपट्टा उठा लिया और बच्चे को कसकर लपेटना शुरू कर दिया। बच्चे ने दोबारा रोना शुरू कर दिया। अब दरवाजे को धक्के दिए जा रहे थे।
नसीबा ने झाड़ू एक तरफ रखी और दरवाजे की कुंडी खोल दी। बच्चों का सैलाबी रेला तेज़ी से अंदर दाखिल हुआ। मिट्टी बच्चे को बांध चुकी थी और अब उसे दूध पिलाने की तैयारी कर रही थी। बच्चे उसके पलंग के पास आकर खड़े हो गए। अम्मा, भाई दिखाओ, सबसे बड़ा बच्चा बोला। तुझे कैसे पता भाई है? नसीबा ने उसे हल्की सी चपत लगाई। मुझे पता है बस, वो अकड़ कर बोला। अम्मा, मैं सही कह रहा हूँ ना? उसने मिट्टी की तरफ देखा। मिट्टी ने इस बात में सर हिला दिया और बच्चे को लेकर लेट गई। भाई होने की तस्दीक क्या हुई, एक भौचाल आ गया। एक दूसरे का हाथ पकड़कर सारे बच्चे भंगड़ा डालने लगे। ताकत का एहसास उन बच्चों में दोगुना हो गया था। अम्मा मुसलसल उन्हें बेजान आवाज़ में तंबीह करती रही, मगर वो कहाँ टलने वाले थे। नसीबा ने फर्श से झाड़ू उठाई और उन्हें मारना शुरू कर दिया, मगर ये तो उनके लिए एक नया खेल शुरू हो गया। उन्होंने झाड़ू से बचने के लिए पूरे कमरे में दौड़ना शुरू कर दिया। मिट्टी इस शोर से निढाल हो गई, मगर अब उसमें आवाज़ निकालने की भी सकत न थी। अचानक कमरे में खामोशी छा गई। बच्चे जहाँ थे वहीं जम कर रह गए। नसीबा हाथ में झाड़ू को झंडे की तरह पकड़कर खड़ी हो गई। मिट्टी उस सुकूत में बेचैनी का एहसास हुआ। उसने बच्चे को खुद से अलहदा किया और करवट बदल कर देखा। अनवर खड़ा था। अनवर शहर में कंडक्टरी किया करता था। 8-9 माह बाद अनवर 2-3 दिन के लिए घर आता था। अरे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ? भागो यहाँ से सब, वो चिल्लाया। सारे बच्चे दम साधे कमरे से निकल गए। अनवर सूरत हाल भांप कर बेताबी से मिट्टी की जानिब लपका। मिट्टी उसकी बेताबी का मतलब अच्छी तरह समझती थी। लड़का है? उसने वक्त ज़ाया किए बगैर अनवर को तसल्ली देने के अंदाज में कहा। लड़का है। कब हुआ? उसने हाथ में पकड़ा हुआ थैला एक तरफ रखा और मिट्टी के पास आकर बैठ गया। अभी थोड़ी देर पहले। मिट्टी ने बच्चे का सर मिट्टी की छोटी सी थाली पर रखते हुए जवाब दिया। अच्छा, पर कैसे? कौन आया था? अनवर ने इधर उधर देखते हुए सवाल किया। नसीबा को बैठा लिया था पास, वो हिचकिचाते हुए बोली। अरे पर, वह हैरान नज़रों से नसीबा को देखने लगा। ओह, कोई बात नहीं, गांव की अक्सर बेटियां अपनी माँओं के बच्चे जनती हैं, मजबूरी हो तो क्या करे। अनवर ने गौर से नसीबा की तरफ देखा और देखता ही चला गया। बच्चा तो उसकी बीवी ने पैदा किया था, मगर माँ नसीबा बन गई थी। उसने जो कुछ आज अपनी आंखों से देखा, उसका अक्स उसके चेहरे से आया था। उसके चेहरे की मासूमियत कमरे में फैले गंध की तरह गायब हो चुकी थी। वक्त की सुइयों ने अभी 2 घंटे भी मुकम्मल न किए थे, मगर नसीबा वक्त की हुदूद फलांग कर बहुत आगे निकल चुकी थी। चेहरे पर पक्का पन आ गया था। शायद अनवर ने उसे बहुत दिन बाद देखा था, या वो इस तजर्बे से गुजर कर एकदम बड़ी हो गई थी। अनवर ने हैरानी और खुशी के भरपूर एहसास के साथ नसीबा को गले लगा लिया। लंबी चौड़ी नसीबा के जिस्म से आँच उठ रही थी। वो घबरा गया। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। उसने अपने कंधे पर पड़े हुए रुमाल से अपने चेहरे का पसीना साफ किया और कमरे से बाहर निकल गया। नसीबा उसकी बेटी नहीं थी। नसीबा उसकी बेटी नहीं थी। जब उसने मिट्टी से शादी की थी तब नसीबा 6 बरस की थी। आज वो उसे अपनी औलाद की तरह समझता रहता है, औलाद की तरह समझ रहा था, मगर आज उसके जिस्म की दहक ने उसके दिलो दिमाग में हलचल मचा दी थी। उसने अपने सर को ज़ोर से झटका, अपने ऊपर लानत भेजी और कमरे से बाहर निकल गया। इस बार अनवर ने पूरे 2 माह गांव में गुजारे। शादी के बाद ये दूसरी बार था जब उसने इतना अरसा गांव में गुजारा। मिट्टी फिर उम्मीद से थी और नसीबा खौफ से 2-4। जिस्म फैलता ही जा रहा था। किससे कहती, क्या कहती? माँ का 7वां महीना चल रहा था, मगर वो अपना हिसाब भूल गई थी। जब उसका पेट जिस्म की हुदूद से बाहर आने लगा तो भाइयों ने उसे पेटू पेटू कहकर छेड़ना शुरू कर दिया। उसका सिर्फ अपने आंसुओं पर ही बस चला। माँ ने उसे रोते देखा तो उसी पर चिल्लाना शुरू कर दिया। रोती क्यों है तू? ये तुझे वैसे ही छेड़ रहे हैं। नसीबा ने और ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया तो मिट्टी ने उठकर एक बच्चे को पकड़कर मारना शुरू कर दिया। बोल, अब छेड़ेगा? बोल।
तू फिर इसको मना करो ना, ये इतना क्यों खाती है, इसका पेट तो देखो। बच्चा फिर बाज ना आया। चल भाग यहाँ से, दफा हो, मिट्टी ने चिल्लाकर कहा। और नसीबा रोए जा रही थी। बस अब तो चुप हो जा, आइंदा नहीं छेड़ेंगे, आइंदा नहीं छेड़ेंगे ये। पर वाकई तेरा पेट तो सचमुच बहुत निकल आया है, इतना भर भर के खाती भी तो है तू। नसीबा ने और ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया। एक रात जब वो सो रही थी तो मिट्टी ने उसके जिस्म पर से चादर खींच ली। माँ के मारने पर भी वो कुछ न बता सकी। अनवर आया हुआ था, रात का वक्त था, सब सो रहे थे। दर्द की शिद्दत से नसीबा निढाल थी। उसने बड़ी मुश्किल से अपने आप को घसीटा और माँ के पास चली आई। मिट्टी गहरी नींद में थी। माँ माँ, शदीद तकलीफ़ के बायस उसके मुंह से अल्फाज निकल रहे थे और न ही वो मिट्टी को झंझोड़ पा रही थी। वो बुरी तरीके से कांप रही थी। माँ। इस बार उसने अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल की। अनवर हड़बड़ाकर उठ बैठा। नसीबा को इस हालत में देखकर वो घबरा गया। उसने ज़ोर ज़ोर से मिट्टी का शाना हिलाया। मिट्टी ने आंखें खोली और अनवर की तरफ देखा। अनवर ने अपने हाथ से नसीबा की तरफ इशारा किया। मिट्टी नसीबा की हालत देखकर तड़प उठी। चल चल, तू कमरे में चल, मैं अभी आती हूँ। क्या हुआ? अनवर ने पूछा। वक्त ऐसा था, अब ये राज छुपाया नहीं जा सकता था। उसने डरते डरते अनवर को सारी सच्चाई बता दी। मगर अनवर ने बड़ी तहम्मुल मिजाजी का मुजाहरा किया। उसने न तो मिट्टी की तरबियत को ज़िम्मेदार ठहराया, ना ही नसीबा को बुरा भला कहा। उसके बरखिलाफ़ उसने मिट्टी को तसल्ली दी और मशवरा दिया, अपना बच्चा पैदा होने तक बच्चे को हर सूरत में छुपा रखा जाए और जब मिट्टी का बच्चा हो तब दोनों बच्चों को जुड़वां ज़ाहिर किया जाए। मिट्टी अनवर के इस तर्ज़ अमल पर हैरान भी थी और शुक्रगुजार भी। एक बरस कबल जिस कमरे में नसीबा ने अपनी माँ को मदद फराहम की थी, आज वही मदद नसीबा को चाहिए थी। दर्द के मारे नसीबा की ज़ोरदार चीख निकल गई। मिट्टी ने उसके मुंह पर कस के हाथ रख दिया। नसीबा मछली की तरह तड़पने लगी। मिट्टी खुद हाल से बेहाल थी, मगर फितरत के अपने काम है और हिसाब। चंद ही लम्हों बाद उसका ज़हूर एक बच्चे की सूरत चादर में पड़ा था। मिट्टी ने मेज़ पर पड़ी हुई कैंची उठाई और बच्चे को नसीबा से अलग कर दिया। लड़का है, मिट्टी ने हल्की आवाज़ में कहा। मुझे पता था माँ। नसीबा ने बच्चे की तरफ। मिट्टी उसे हैरत से देखने लगी। 5 रोज़ नसीबा कमरे में बंद रही। माँ ने बच्चों से कह दिया कि नसीबा को फुलरी निकली है, सबको हो जाएगी। 5वें रोज़ मिट्टी ने भी एक बेटे को और जन्म दिया। बच्चे इस बार अपने 2 भाइयों की आमद का सुनकर खुशी से ऐसे पागल हो गए कि बाप का रोब भी काम ना आया। बच्चा पैदा होने के बाद 4 माह बाद मिट्टी ने नसीबा की शादी कर दी। नसीबा का मियाँ 24 बरस का एक धान पान सा लड़का था। उसे नसीबा के बारे में किसी तरह का शक न गुजरा। नसीबा अपने ससुराल में 1 साल सुकून से रही। फिर उसकी सास के दिल में पोता पोती की ख्वाहिश ने ऐसा सर उठाया कि उसने नसीबा की ज़िंदगी अजीरन कर दी। उठते बैठते नसीबा को ताने मिलने लगे। नसीबा को अपनी दरखेज़ी का अच्छी तरह इल्म था, इसलिए उसने कड़वी कसैली बातों की तरफ तवज्जो न दी। जब सास ने यह सुकून देखा तो उसने बेटे के कान भरना शुरू कर दिए और उसके लिए लड़कियां भी देखना शुरू कर दी। बेटे के हाथ भी दूसरी शादी का बहाना आ गया। अब नसीबा का माथा ठनका, सर से ऊंचा हो रहा था। उसने अपने मियाँ को इलाज कराने का मशवरा दे दिया। इलाज? उसके शौहर के इस अल्फाज से बड़ी कोई गाली न थी। उसकी मर्दानगी को ललकारा गया था। उसने नसीबा को अल्टीमेटम दे दिया, अगर साल के अंदर उसने बच्चे की खुशखबरी न सुनाई तो वो उसे तलाक दे देगा। नसीबा सोच भी नहीं सकती थी कि इलाज का मशवरा इतना महंगा पड़ेगा। उसे अपना घर बचाना था। 2 माह गुजर गए। इन 2 माह में वो अपने बाप के घर क्या रहकर आई थी उसका नसीबा ही खुल गया था। एक बार फिर वो एक बच्चे को जन्म देने जा रही थी। इस बार उसके बच्चे के बाप का ठप्पा उसके शौहर को मिल गया था। जिस बच्चे को उसकी माँ की कोख से जन्म लेना था, अब वो उसकी कोख में था। कोख का अदल बदल तो मामूल की बात थी, मगर घर का शीराज़ा बिखरने से बच गया था।
सामीन इकराम, ये अफ़साना कोख का अदल बदल, तहरीर मोहतरमा इफ़्फ़त नवीद साहिबा। इस अफ़साने को अगर आप गौर से सुनेंगे तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि सौतीली बेटी से ज़िना एक नहीं 2 मरतबा, हराम हलाल और गुनाह व सवाब को छोड़ दें मगर अखलाकियात और ज़मीर की खलिश का क्या करें। यह अफ़साना सुनकर गोया अल्फाज ख़त्म हो गए। ये हमारे माशरे की एक भयानक तस्वीर, भयानक रुख कोख का अदल बदल अफ़साने की सूरत में मोहतरमा इफ़्फ़त नवीद साहिबा ने तहरीर फरमाया। आज इफ़्फ़त नवीद साहिबा का यौम विलादत है और इस मौके पर इनका यह अफ़साना पेश किया गया। अब देखते हैं कि इस वक्त असल में सिलसिला हम अपने काम से मतलब रखते हैं तो काम का जो वक्त हमें मिल जाता है उसी को गनीमत जानते हैं। बरसात का मौसम है शहर कराची में और यहाँ पर सिलसिला ये है कि देखते हैं सिलसिला क्या है। एतराज़ आया है हमारे शायर की जानिब से, और शायर भी क्या हैं, ये अभी नए नए शायर हैं, हसनैन महमूद चौधरी साहब। वालेकुम अस्सलाम। आजकल कोई वक्त नहीं, जब दिल करता है आ जाते हैं भाई। आप ना आए, मेहरबानी करें, ठीक है, आप ना आए। जब दिल करता है क्या मतलब है? शहर कराची में बरसात हो रही है, बरसात का मौसम है, लाइट आ रही है जा रही है, बंदा अपना जब जी चाहता है आ जाता है। तो इधर आपको यहाँ प्रोग्राम मिल जाए, आप नहीं आना चाहते तो हमें अनफ्रेंड कर दें। डॉक्टर शाहिद फ़रोगी साहब अफ़साना निगार हैं माशाल्लाह, आपने अफ़साना समात फरमाया। आज इफ़्फ़त नवीद साहिबा का यौम विलादत है, इस मौके पर इनका ये अफ़साना पेश किया गया। फिर तारीख़ असल में मगरिब के बाद फिर दूसरी तारीख़ लग रही है, जब दिल करता है। हसनैन महमूद चौधरी साहब, आपका नाम हसनैन है तो अब तारीख़ तब्दील होने वाली है, समझ जाया करें आप, समझाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। नाम हसनैन है और आपको भी समझाना पड़ रहा है कि कौन सी तारीख़ शुरू होने वाली है, तो हम उस तारीख़ में नहीं आ सकते थे और वो तारीख़ अब तब्दील होने वाली है। तमाम सामीन को शायद डॉक्टर शाहिद फ़रोगी साहब सलाम कहते हैं, फरमाते हैं कि बहाना क्यों बनाते हो, हमें फ़ुर्सत नहीं मिलती, हमारे घर में क्या तुमको कोई इज़्ज़त नहीं मिलती, ज़माने की हवाओं ने बदल डाला है लोगों को, किसी भी दोस्त में पहली सी वो चाहत नहीं मिलती। डॉक्टर शाहिद फ़रोगी साहब कलकत्ता से सर, जज़ाकल्लाह। और तारीख़ तब्दील हो गई। हसनैन महमूद चौधरी साहब, हम इस तारीख़ में नहीं आना चाह रहे थे और वो तारीख़ तब्दील हो गई है, लिहाजा अब इजाज़त चाहते हैं। मोहतरमा इफ़्फ़त नवीद साहिबा का अफ़साना आपकी समातों के सुपुर्द। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।